नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 407 सीआरपीसी विच हैज नाउ बिकम सेक्शन 447 ऑफ द बीएनएसएस। इस सेक्शन में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? ड्राफ्टिंग के लेवल पर चेंजेस किए गए हैं। ड्राफ्टिंग के लेवल पर कैसे कि सेक्शंस के लेवल पर, जैसे जो सेक्शन 407 की क्लॉज 1 की जो सब क्लॉज सी है उसमें कोड को उन्होंने क्या लिख दिया है? संहिता लिख दी है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल का कोई चेंज हुआ नहीं है। ऐसे ही सब क्लॉज 1 में 177 से 185, पहले सेक्शन नंबर 177 टू 185 मेंशन था इसमें, अब इसको कर दिया इन्होंने 197 टू 205। तो केवल सेक्शंस का कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किया है। ऐसे ही सब क्लॉज 9 में सेक्शन 197 की जगह कर दिया इन्होंने 218। और इसी तरीके से प्रोविजो में 407 का 407 की जो सब क्लॉज 6 है उसका जो प्रोविजो है उसमें इन्होंने कर दिया 309 की जगह कर दिया है 346। तो कुछ तो चेंजेस इन्होंने किए हैं सेक्शन से रिलेटेड, वो आप देख लीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन में कोई चेंज नहीं है। एक इन्होंने चेंज किया है सेक्शन 407 की जो सब क्लॉज 7 है। पहले कंपनसेशन अमाउंट मैक्सिमम फिक्स था 1000 रुपीज, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। अब इसको उन्होंने कह दिया है कि एज द कोर्ट थिंग्स प्रॉपर, यानी कि कोर्ट को डिस्क्रेशन दे दिया है कि कोई भी अपर लिमिट फिक्स नहीं की गई है। इन चेंजेस के अतिरिक्त कोई अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, कोई कॉन्सेप्ट के लेवल पर कोई चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ आपको ये कॉस्मेटिक सेक्शन से रिलेटेड चेंजेस करने हैं। वो डिस्क्रेशनरी अमाउंट जो 1000 का जो कंपनसेशन अमाउंट था उसकी जगह डिस्क्रिशनरी अमाउंट आ जाएगा बस। अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है क्लॉज बाय क्लॉज। आप इसको जरूर वैसे जैसे डायरेक्शन दी गई है वैसे ही इसको आपको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स सी सेक्शन 407। इट डील्स विद व्हाट? पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। लैंग्वेज इज सेम एज इन द केस ऑफ 406 एज फार एज द हेडिंग इज कंसर्न्ड। ओनली डिफरेंस क्या है? वहां पे 406 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट, यहां पर क्या है? हाई कोर्ट। इट इज डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ केसेस एज वेल एज अपील्स। इट इज डीलिंग विद व्हाट? पावर ऑफ द हाई कोर्ट। 406 इज डीलिंग विद व्हाट? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड प्लीज सी दिस, कंपैरेटिव पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में ज्यादा ढंग से याद भी रहेंगे। तो प्लीज रीड दिस सेक्शन इन कंपैरिजन टू 406 कि 407 में क्या है, 406 में क्या था, इस तरीके से। तो वो डिफरेंस करके आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ नया है इन केस ऑफ 407 में। समझे? देखिए क्या है। Whenever it is made to appear to the high court, जब कभी हाई कोर्ट को यह प्रतीत कराया जाएगा, it means what? In other words, whenever the high court is satisfied, जब हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए आपके द्वारा, कैसे? दैट ए फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू। इस हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोई दंड न्यायालय में इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल, हाँ जी, इम्पार्शियल इंक्वायरी ट्रायल, पक्षपात रहित इंक्वायरी, जांच और विचारण नहीं किया जा सकता। तो कोई हिंदी के वर्ड आ रहे हैं, पक्षपात रहित जांच और विचारण, इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू। कि मेरे यानी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में जो कोई कोर्ट है, कौन सी कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट, दंड न्यायालय, वहां पर इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी डन। सही है? पक्षपात रहित इंक्वायरी विचारण या जांच नहीं की जा सकती। एक ग्राउंड हो गया। एंड प्लीज सी दिस, वहां पे क्या था? when it is expedient in the interest of justice, 406 में, if you remind it, 406 में क्या लैंग्वेज थी? एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ध्यान आया? यहां पर क्या है? ए फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट। तो ये एक ग्राउंड हो गई। सही है? जब कोर्ट को, हाई कोर्ट को यह सेटिस्फेक्शन हो जाए। 1 ए पॉइंट होगा। बी क्या है? दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी, एंड प्लीज हाईलाइट दिस, अनयूजुअल डिफिकल्टी कोई विधि का ऐसा प्रश्न जो अनयूजुअल डिफिकल्टी का हो,
इज लाइकली टू अराइज, ठीक है। असाधारणतः कठिन विधि का प्रश्न, असाधारणतः कठिन विधि का प्रश्न उठने की संभावना है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी, असाधारण कठिनता का, सही है। तो प्लीज ये जो फ्रेज है अनयूजुअल डिफिकल्टी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ही है। देखो अलग अलग जगह कहीं कहीं आता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस आता है, कई जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 407 में क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी याद रखेंगे आप लोग, हाईलाइट कर लीजिए, मार्क इट प्लीज बिफोर प्रीलिम्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरी ग्राउंड हो गई। थर्ड इज दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, सीआरपीसी के ही किसी प्रावधान के अनुसार ऐसा ऑर्डर होना आवश्यक है। एंड आगे, और विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस, जनरल कन्वीनियंस किसकी, पार्टीज की या गवाहों की, साक्ष्यों की। और इट इज एक्सपीडियंट इन द एंड्स फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये लाइन आपको 406 में मिली थी, इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो देखो इसको आप इस तरीके से देखिए, आप ये ए बी सी में ये 5 बातें आ गई हैं आपके सामने। यहां पर देखिए कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात, ए फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, ये पहली बात थी, समझा चुका मैं। दूसरी बात क्या है, दैट सम क्वेश्चन ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, 3 बात। और फोर्थ बात, जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज और विटनेसेस। और फिफ्थ बात क्या है, एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो ये 5 बातें हो गई, इनमें से किसी एक की भी संतुष्टि और हाई कोर्ट की हो जाती है। तो अब आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए 407 हो सकता है मेन से पूछ ले आपसे वो, कि कौन कौन सी ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट ट्रांसफर ऑर्डर कर सकती है। तो ये 5 ग्राउंड आ गई इसमें, विच अब क्वेश्चन कैसे बन जाएगा प्रीलिम्स में, आपसे कोई भी 3 ग्राउंड दे देंगे और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, कि निम्नलिखित में से किस ग्राउंड के आधार पर हाई कोर्ट ट्रांसफर ऑर्डर कर सकती है। तो ये 5 ग्राउंड को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये बात समझ गए तो प्लीज रेज हैंड। तो इन 5 ग्राउंड से संतुष्टि हो गई किसी एक से भी, क्योंकि उन्होंने शब्द क्या यूज करा है हर जगह, और, है ना, इस तरीके से। चलिए साहब, तो अगर ये संतुष्टि हो जाए देन इट मे ऑर्डर, हाई कोर्ट में ऑर्डर व्हाट, दैट एनी ऑफेंस बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट, किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाए which is not qualified under sections 177 to 185 both inclusive but in other respects competent to inquire into or try such offenses। तो ये तो हुई बेयर रीडिंग कि हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है, समझ लीजिए, अगर उन 5 बातों की संतुष्टि हाई कोर्ट को हो जाए, एक्सपीडियंट्स फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज और विटनेसेस, ठीक है, अनयूजुअल डिफिकल्टी लॉ ऑफ क्वेश्चन लाइकली टू अराइज, इम्पार्शियल ट्रायल और इंक्वायरी नहीं हो सकती है, या इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड। ये 5 ग्राउंड पर संतुष्टि हो जाए तो हाई कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, क्या ऑर्डर कर सकती है कि एक ऐसी कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल चले जो अदरवाइज तो कॉम्पिटेंट है, जैसे मैटर सेशन ट्रायल है तो सेशन कोर्ट तो है, बट इट इज नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 177 टू 185। अब ये समझ लीजिए, नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 177 टू 185 आप सब लोग पढ़ चुके हैं। रेफरेंस के लिए बता रहा हूं आपको, 177 से 185 में क्या है, दिस इज डीलिंग विद द जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी ट्रायल, कि किसी मामले में कौन सा मुकदमा कौन सी कोर्ट में चलेगा। अगर दिल्ली में अपराध हुआ है तो सामान्यतः अपराध कोर्ट कौन सी कोर्ट को जुरिसडिक्शन मिलेगा, दिल्ली की कोर्ट को मिलेगा। समझिए, मान लीजिए यूपी में बरेली डिस्ट्रिक्ट में
बरेली की डिस्ट्रिक्ट किसी थाने के अंतर्गत कोई अपराध हो, मर्डर हुआ, तो केस कहाँ चलेगा? बरेली की। तो कोर्ट बरेली की जो कोर्ट हुई, दैट इज द कोर्ट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 177 टू 185। आ रही बात समझ में? लेकिन कोर्ट क्या चाहती है कि ये मुकदमा इलाहाबाद कोर्ट में चले। तो जो इलाहाबाद की सेशन कोर्ट हुई, दैट कोर्ट इज नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 177 टू 185। इलाहाबाद कोर्ट में 177 टू 185 के अनुसार केस नहीं चल सकता। इट इज नॉट क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजंस हैं 177 से लेकर के 185 तक के जो प्रावधान है, उनके अनुसार इलाहाबाद सेशन कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। बट इट इज अदरवाइज कॉम्पिटेंट, मीन्स कि अगर हम शेड्यूल 1 में जाएं सीआरपीसी के, तो उसमें क्या लिखा है कि भाई ये मैटर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा, तो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है। ये मैटर सेशन ट्रायल होगा, तो ये सेशन कोर्ट है। तो एज पर शेड्यूल 1 तो ये कॉम्पिटेंट है, लेकिन केवल टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी नहीं है, क्षेत्राधिकारिता के हिसाब से कॉम्पिटेंसी नहीं है। सही है? तो ऐसी स्थिति में कोर्ट, हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि भले ही उसको 177 से 185 के अनुसार अधिकार ना हो, तब भी मैटर वहीं पर इंक्वायरी हो और वहीं पर ट्रायल हो। आई बात समझ में नहीं आई है? अगर आपको बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड। नेक्स्ट, सेकंड, that any particular case or appeal or class of cases or appeals be transferred from a criminal court subordinate to its authority to any other such criminal court। देखो इसमें उसमें अंतर क्या रहा, यहां हो रहा है ट्रांसफर फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट। वहां पर ट्रांसफर नहीं था, वहां पर सीधा ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी वहां पर हो रही है। दोनों में अंतर समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी, किसको समझ में आई बात? इन दोनों का अंतर समझ में आया? वहां पे डायरेक्ट, जैसे देखिए एक सिचुएशन ये हो सकती है कि घटना घटी मुरादाबाद में, सही है, और मुरादाबाद में जो एक्यूज है वो वहां का डॉन है, लोकल डॉन है वहां का, और वहां पर लग रहा है कि यहाँ पर ना तो पुलिस ढंग से विटनेस जा पाएंगे, ना जज फेयरलेस काम कर पाएगा। तो ठीक है, इस मामले की इंक्वायरी ट्रायल इलाहाबाद सेशन न्यायालय में होगी। तो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये इंक्वायरी एंड ट्रायल वहीं पर चला सीधा। बात समझ नहीं आ रही? देखो लैंग्वेज समझो। दैट एनी ऑफेंस बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट नॉट क्वालिफाइड बट इन एनी अदर एस्पेक्ट कॉम्पिटेंट। अब ऐसा समझ नहीं आई है इंक्वायर्ड। और सेकंड की जो लैंग्वेज है उसको समझिए। दैट एनी केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट टू एनी अदर सच क्रिमिनल कोर्ट। आई बात समझ नहीं? दोनों ही कोर्ट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं। तो इट इज द केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट। एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में स्थानांतरण का मामला हो गया ये वाला है। अंतर समझ में आया? लैंग्वेज को देखो बारीकी से पकड़ोगे तब समझ में आएगा। याद करना भी आसान है कि इसमें दोनों में अंतर क्या हुआ, समझ लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट। दैट एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू ए कोर्ट ऑफ सेशन, कि किसी खास केस को कमिट किसे कर दिया जाए? कोर्ट ऑफ सेशन को कर दिया जाए। और फोर्थ क्या है? दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, कि कोई विशेष केस खुद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए और हाई कोर्ट में ट्रायल चलेगा। समझ में आई बात आपको? नहीं? तो दिस इज द केस ऑफ ट्रांसफरिंग टू इटसेल्फ। देखो मैंने शब्द क्यों कराया, क्यों इटसेल्फ। तो ये चार ऑर्डर हो गए, इन चार में से कोई भी एक ऑर्डर हाई कोर्ट अब कर सकती है इस तरीके से। किस ग्राउंड पे करेगी? उन पांचों ग्राउंड में से किसी एक पर आधार पे करेगी, जो मैंने पहले भी समझाई है। तो वो पांचों ग्राउंड, ये चार ऑर्डर्स। अब आप भूल जाएंगे, पक्का जम के भूलना। ऐसे क्या करो कि ये तो भूलूंगा ही भूलूंगा, सर ने बताया ना, इसे तो भूल के मानूंगा। मैं कभी ये याद नहीं करूंगा एक्सपीडिएंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मैं कभी ये याद नहीं करूंगा टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। मैं कभी ये याद नहीं करूंगा बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन। तो राम को याद करने के दो तरीके हैं, राम 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 राम, या मरा 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 मरा। तो जब स्पीड से मरा 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 बोलेंगे तो अपने आप में वो राम राम उसमें बोल के देखो आप,
राम 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 अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये समझ के अगर याद करने का मन नहीं है तो जिद मान लो कि ये लाइन याद नहीं करूंगा बस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन 5 लाइनों को मुझे बताना कि कौन सी लाइनें याद नहीं करनी थी आप लोगों ने, सही है? ओके, तो 5 वो ग्राउंड्स और ये 4 प्रकार के ऑर्डर्स हो सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब आसान है। The High Court may act either on the report of the lower court or on the application of party interested or on its own initiative। मैंने 406 में भी याद कराया था आपको, और यहां पर फिर कह रहा हूं मैं, ये 406 में किस किसी ग्राउंड पर था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और पार्टी इंटरेस्टेड केस उस पर था। यहां पर क्या है, ये जो ऑर्डर हो सकता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट हो सकता है, लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पर अधीनस्थ जो न्यायालय है वो ऐसी प्रकार की रिपोर्ट बना के भेज दे, या जो पार्टी इंटरेस्टेड है उसकी एप्लीकेशन हो, और या हाई कोर्ट खुद अपने स्वमोटो एक्शन ले सकती है इसमें। दिस वर्ड ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव वाज मिसिंग इन 406। मैं बार बार कह रहा हूं, 406 में ही बताया था मैंने, इसमें बता रहा हूं आपको मैं। कर लेंगे, नेक्स्ट। Provided that no application shall lie to the High Court for transferring a case from one criminal court to another criminal court in the same sessions division। Please यहां पर जरा मुलायजा फरमाइए। देखिए, one criminal court to another criminal court in the same sessions division। एक ही सेशन डिवीजन में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में। आप बात समझ रहे? जैसे सेशंस डिवीजन हुआ मुरादाबाद का, अब उसी में 2 अलग अलग कोर्ट्स हो गई विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए सेम सेशंस डिवीजन हो गया उसी में। अब उसमें ट्रांसफर कब होगा, उसके लिए शर्त सुन लीजिए क्या होगा। अनलेस एन एप्लीकेशन फॉर सच ट्रांसफर हैज बीन मेड टू द सेशन जज एंड रिजेक्टेड बाय हिम। यानी कि पहले आप सेशन जज को ऐसी एप्लीकेशन लगाएंगे, और अगर सेशन जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया तब आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। अदरवाइज हाई कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। नो एप्लीकेशन शैल लाई टू द हाई कोर्ट, मेंटेनेबल ही नहीं होगी। हाई कोर्ट में आप गए कि जनाब, जैसे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं मैं, गाजियाबाद में एक इलाका हो गया आपका, साहिबाद भी उसमें आता है, और एक गाजियाबाद सिटी का मान लीजिए, सही है। अब आपका एक मुकदमा चल रहा है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में, वहां आपका हो गया झगड़ा मजिस्ट्रेट साहब से। अब आपको ये डर हो गया कि मजिस्ट्रेट साहब तो मुझसे खफा हो गए, अब मेरे साथ न्याय नहीं हो पाएगा, तो माई मैटर शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कोर्ट टू अदर कोर्ट। अब आपने क्या करा, सीधा हाई कोर्ट गए आप, तो हाई कोर्ट कहेगी नो, दिस एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल। क्यों? क्योंकि दोनों ही कोर्ट, जिस कोर्ट से आप ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, वो बोथ कोर्ट्स आर इन द सेम डिवीजन, सेशंस डिवीजन। तो इन दैट केस यू शुड फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द सेशन जज। सेशन जज रिजेक्ट करेगा तब देखेंगे। सेशन जज के द्वारा रिजेक्शन से पहले तो हाई कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है। मेंटेनेबिलिटी भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए लैंग्वेज समझो, नो एप्लीकेशन शैल लाई टू द हाई कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग ए केस, समझे? अनलेस एन एप्लीकेशन फॉर सच ट्रांसफर हैज बीन मेड टू सेशन जज एंड रिजेक्टेड बाय हिम। तो समझ गए कौन कौन सी कोर्ट की बात है? फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर इन द सेम सेशन जज। कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप ये? नेक्स्ट, हाँ जी, every application for an order under this subsection shall be made by motion which shall, except when the applicant is advocate general of the state, is supported by affidavit or affirmation। ये ऐसा हम 406 से पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट होना बहुत जरूरी है। अगर वो एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल की है, ऑफ द स्टेट की है, तब एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। वो यहाँ पर क्या शब्द है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, वहां पर क्या था? एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया था। बस इतना अंतर है। उनको एफिडेविट नहीं लगाना है, आपको लगाना है एफिडेविट। कर लेंगे? नेक्स्ट,
वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड बाय एक्यूज पर्सन। देखिए ये जो सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 4 है, इट इज डीलिंग स्पेशली फॉर द एप्लीकेशन बाय द एक्यूज। जब एक्यूज चाहता है ट्रांसफर करवाना केस को, सही है, हाईलाइट कर लिया कीजिए इसी तरीके से, वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड बाय एन एक्यूज पर्सन, सही है। तब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। इन दैट केस हाई कोर्ट ये कह सकती है कि आप एक बॉन्ड को निष्पादित कीजिए विद और विदाउट श्योरिटीज। किस लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन विच हाई कोर्ट में अवॉर्ड अंडर सबसेक्शन 7। मैं अभी बताता हूँ सबसेक्शन 7 में क्या होगा। सब सेक्शन में ये होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन फ्रिवलेस हुई, तुच्छ हुई और वेक्सेसियस हुई, तंग करने वाली हुई, तो आपसे कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है 1000 रुपये तक का। तो आपसे पहले ही बॉन्ड भरवाया जाएगा, देखो अगर तुम्हारी एप्लीकेशन खराब गलत निकली तो फिर आपसे 1000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही बॉन्ड भर दो। अब समझ आई बात, एक्यूज से, क्योंकि एक्यूज पे भरोसा थोड़ा कम होगा। अपराधी आदमी है, ट्रांसफर कराना चाह रहा है, एंटरटेन करेंगे, मान लो फ्रिवलेस निकली तो फिर कंपनसेशन कैसे मिलेगा उस बेचारे को, पहले से ही बॉन्ड भरो। और तुम पे भरोसा नहीं है, अपना कोई जमानती लेकर आओ, श्योरिटी लेकर आओ। तो इट मे बी ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, किसकी एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड है, सही है। एप्लीकेशन किसकी है, एक्यूज की। हाई कोर्ट ने क्या कहा, बॉन्ड भरो, लेकिन क्या बाउंड है ऐसे करना, हाई कोर्ट में डायरेक्ट, शब्द क्या है, में। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हाई कोर्ट भरवाएगी बॉन्ड, इट इज इन द डिस्क्रेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है, कर लेंगे। नेक्स्ट, every accused person making such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with the copy of the grounds on which it is made। तो सेक्शन जो सब क्लोज 4 है और सब क्लोज 5, these should be read together। ये क्या दोनों किसको डील कर रही हैं, एप्लीकेशन बाय द एक्यूज्ड, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है कि नहीं है, ये दोनों क्या डील कर रही हैं, एप्लीकेशन बाय द एक्यूज्ड। 4 में क्या था, बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, और यहां पर क्या है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आपको नोटिस देना पड़ेगा। वो ग्राउंड भी बतानी पड़ेंगी, किस ग्राउंड पर आप ट्रांसफर कराना चाहते हो इस केस को, क्योंकि अदरवाइज तो वन साइड हो जाएगा ना। पीपी साहब बताएंगे कि ट्रांसफर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट पढ़िए, यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएगा। And no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours। ये जो घंटे हैं ना 24 hours, इसको हाईलाइट कर लीजिए और यहीं से क्वेश्चन आएगा। 24 hours have elapsed between the giving of such notice and the hearing of the application। एप्लीकेशन को जिस दिन सुनवाई होनी है और नोटिस देने के समय में कम से कम 24 घंटे का डिफरेंस होना जरूरी है। ये इसलिए है सो दैट कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अपने उस केस को ढंग से तैयार कर सके कि इसको अपोज करना है नहीं करना है ट्रांसफर एप्लीकेशन को, और अपोज करना है तो उसकी ग्राउंड्स क्या होनी चाहिए, जो एक्यूज ने ग्राउंड्स बताई हैं उसमें कोई सार भी है या नहीं है। तो फॉर दैट पर्पज, तो ये जो संख्या आ गई 24 आवर्स की, ये आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन गया। तो देखो 5 ग्राउंड्स, 4 प्रकार के ऑर्डर वहां से बने थे। बॉन्ड बाय द एक्यूज्ड ये क्वेश्चन बना, नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेगा, हेडिंग से क्वेश्चन बनेगा, 24 आवर्स पे क्वेश्चन बनेगा। मेरा फर्ज यही था कि मैं सारे वो जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं, उसके बाद में भाई आपका काम जानो। देखो आई होप कि आपको करना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा तो है, देखिए, वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर द ट्रांसफर of a case or appeal from any subordinate court। अब subordinate court से ट्रांसफर होना है, सुन लीजिए क्या, where the application is for the transfer of a case or appeal from any subordinate court, the high court may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the interest of justice, order that pending the disposal of the application the proceedings in the subordinate court shall be stayed।
तो केवल स्टेट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ऑन सच टर्म्स एज द हाई कोर्ट में थिंग्स फिट टू इम्पोज, कि केवल डिस्पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, समझे, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में उसको स्टे किया जा सकता है, बस इतना ध्यान कर लीजिए, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसमें। प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाएंगी, सही है, कहाँ पर, जब प्रोसीडिंग्स सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग हो, और एप्लीकेशन कहाँ पर गई है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई ट्रांसफ़र करने की, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर चल रहा है, वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए केस और अपील फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तब कोर्ट ये कह सकती है कि जब तक कि ये ट्रांसफर एप्लीकेशन डिस्पोज ना हो, जब तक कि ये ट्रांसफर एप्लीकेशन डिस्पोज ना हो, तब तक के लिए प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए। अब इसमें जो खास बात है ये है, प्रोवाइडेड दैट सच स्टे शैल नॉट अफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पावर ऑफ रिमांड अंडर सेक्शन 309। तो ये जो फ्रेज आ गया रिमांड अंडर सेक्शन 309, इसको समझना पड़ेगा। इसमें समझ लीजिए क्या करें कि जो स्टे ऑर्डर हुआ, ये जो स्टे ऑर्डर हुआ है ना, इससे 309 के रिमांडिंग पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 309 का रिमांड होता क्या है वो समझिए क्या है। देखिए ये है 309 की क्लॉज 2, आपके लिए काम की बात यही है। 309 की क्लॉज 2, इसको पढ़ के समझाता हूँ, हल्का हल्का रेफरेंस दूंगा, केवल 309 नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पर, केवल रेफरेंस है ये। इफ द हाई कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमेंसमेंट ऑफ ए ट्रायल finds it's necessary or advisable to postpone the commencement or adjourn। अगर कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस या कमिट, जिस पर ट्रायल चल रहा है कोर्ट का, उसको ये लगता है कि भाई इस मैटर को भी एडजर्न करना जरूरी है, तो कोर्ट एडजर्न कर सकती है। और लास्ट में समझ लीजिए, एंड मे बाय वारंट रिमांड द एक्यूज्ड इन कस्टडी, इफ इन कस्टडी, कि उसको रिमांड पे भेज सकती है कि भैया इसको 15 दिन के लिए अंदर रखो। ये तो इसे कहते हैं 309 की रिमांड ऑर्डर, 309 का रिमांड ऑर्डर। तो क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये जो स्टे हुआ, हाई कोर्ट ने स्टे कर दी लोकल प्रोसीडिंग्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स को स्टे किया, तो क्वेश्चन ये कि क्या रिमांड की पावर को भी स्टे कर दिया जाएगा? नो, वो रिमांडिंग पावर इंटैक्ट रहेगी, यानी कि एक्यूज में भी रिमांडेड टू द कस्टडी। आई समझ नहीं आई बात ये? तो 309 की रिमांड बोलते हैं इसको, कर लेंगे। नेक्स्ट 407 का क्लॉज 7, इट इज सेम एज इन द केस ऑफ 4063। 406 की 3 में जो लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज यहां पर है। क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए बस, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ केस और अपील क्या है, डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट के ओपिनियन में क्या है, एप्लीकेशन कैसी है, फ्रिवलेस हो या वेक्सेसियस हो, ऑर्डर कर सकते हैं किसको, एप्लीकेंट को, क्या करने के लिए, पे कंपनसेशन, कितना, नॉट एक्सीडिंग, किसको कंपनसेशन, किसको दिलाएंगे, हु अपोज इट। तो इट इज सेम, कर लेंगे। तो इसको डिटेल में समझाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। 8 वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द हाई कोर्ट ऑर्डर्स अंडर सबसेक्शन 1 that a case be transferred from any court for trial before itself। आप देख रहे हैं फोर्थ जो ऑर्डर था खुद के लिए करने के लिए, है ना, देखिए समझिए, ऑर्डर ये है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा, ट्रांसफर ऑर्डर करा, सब क्लॉज 1 में किया, क्या, एनी कोर्ट ट्रायल के लिए कहां पर आ गया मैटर, हाई कोर्ट में आ रहा है। तो जब हाई कोर्ट में मैटर आ रहा है ट्रांसफर होकर के, तो क्वेश्चन ये कि प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सब क्लॉज, जो प्रोसीजर इस कोर्ट में चलता वही प्रोसीजर हाई कोर्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा इस केस में। जैसे मान लीजिए सम्बन्स केस है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा सम्बन्स केस, तो सम्बन्स केस का जो ट्रायल का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर फिर हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा इसमें। ये नहीं कि हाई कोर्ट में आ गया तो फिर सेशन ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये देखा जाएगा कि जो ट्रांसफरिंग कोर्ट है, जिस कोर्ट से ट्रांसफर किया गया मैटर, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है। आई बात समझ नहीं? चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। When the High Court orders under subsection 1
that a case be transferred from any court for trial before itself, खुद के पास ट्रांसफर किया जाए, ठीक है. It shall observe in such trial the same procedure, प्लीज देखो, सेम प्रोसीजर. कौन सा सेम प्रोसीजर? which that court would have observed if the case had not been so transferred. अगर केस ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो वह कोर्ट कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करती, वही प्रोसीजर फिर हाई कोर्ट भी अडॉप्ट करेगी. इन सभी लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं प्लिब्स के. एंड नेक्स्ट, दिस इज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 197. कि गवर्नमेंट का ऑर्डर अंडर 197 समझ लीजिए क्या होता है. पहले देखिए, कोई भी अगर जज या पब्लिक सर्वेंट है ना, 197 पढ़ा देता हूं आपको. देखिए, व्हेन एनी पर्सन हु इज और वॉज ए जज, यदि कोई व्यक्ति जज है या जज था, और मजिस्ट्रेट और ए पब्लिक सर्वेंट, या तो वो जज था या मजिस्ट्रेट था या पब्लिक सर्वेंट था या वो अभी भी है. सही है. तो 197 बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर लागू हो रहा है, चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो या पब्लिक सर्वेंट हो. सही है. कब कैसा था? नोट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की सहमति से ही उसको हटाया जा सकता था. इस पद पर है कि उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट की सहमति लेना जरूरी है. आई बात समझ में? तो अगर उस पर किसी अपराध का चार्ज लगता है, आरोप लगता है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसको सहमति देनी है या नहीं देनी है, 197 में उसकी बात कर रहे हैं. आई बात समझ में? तो उस ऑर्डर का अब समझिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 197. अगर ट्रांसफर हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑर्डर से कोई कनेक्शन नहीं माना जाएगा. जिस भी लोकल अथॉरिटी की सहमति चाहिए वहां से सहमति मिल गई, बात खत्म हो गई. यू विल नॉट लिंक इट कि यहां से तो वहां आ गया, अब किसी दूसरी अथॉरिटी की एप्लीकेशन लेकर के आइए. आप किसी एक पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा चला, उसके लिए सैंक्शन अथॉरिटी देनी थी एसएसपी बरेली को, मैटर ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद को. अब आप ये नहीं कह सकते जी इलाहाबाद के एसएसपी से लेकर आइए आप. गवर्नमेंट का ऑर्डर विल रिमेन इंटैक्ट अंडर सेक्शन 197. कर लेंगे अब? तो दिस इज ऑल अबाउट 407. काफी लेंदी हो गया ये, लेकिन मैं आपको समराइज करता हूं. देखिए, करना ही पड़ेगा. 5 ग्राउंड्स जिस पर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. एक तो ये पॉइंट हो गया याद करने का. 4 काइंड ऑफ ऑर्डर्स, 2 बातें हो गई. हु कैन अप्लाई फॉर सच ऑर्डर? रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, ओन इनिशिएटिव, पार्टी इंटरेस्टेड. 3 हो गए, डिफरेंट फ्रॉम द 406 हो गया. तो 4, 5, 4, 3. सही है. अब एक्यूज का हुआ कि अगर एक्यूज एप्लीकेशन लगाता है तब क्या होगा. उस केस में क्या था? एक तो उसको नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एक बात. हाई कोर्ट ऐसे केस में बॉन्ड भरवा सकती है उससे. 2 बात तो हुई. और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना पड़ेगा तो हियरिंग में और नोटिस के टाइम में मिनिमम 24 आवर्स का गैप होना चाहिए. और अगर वो एप्लीकेशन फ्रिवलेस है तो 1000 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है, फ्रिवलेस हो या वेक्सेसियस हो. सही है. 197 के ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करेंगे. 309 का ऑर्डर अफेक्ट नहीं होता रिमांड का, अगर प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया है. तो देखो, इतना बड़ा आधा घंटे का लेक्चर है 407 का, लेकिन समझने के बाद रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत टाइम ही लगेगा. फिर इट्स अ मैटर ऑफ 5 मिनट ओनली. बस आपके अंदर वो जिगर होना चाहिए करने का. ठीक है. ठीक है साहब, थैंक यू. सो दोस्तों, ये तो आपने देख लिया होगा कि इतनी मेहनत से पढ़ाया गया है और कहीं भी कोई शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं की गई है. ये वो चैनल नहीं है जहां पर आपको कोई एक आपको किसी तरीके से फुसलाया जा रहा है कि भाई आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, फिर उसके लिए आप हमारे यहाँ पर जाइए, हमारे वहाँ पर जाइए. जब मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगा, यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको दूंगा. तो और आपको ये बात दिख भी रही होगी. बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप क्योंकि फ्री क्लासेस हैं इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस कम मत कर दीजिएगा. बस इनको वैल्यू दीजिए, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, इनका लाभ उठाइए, ताकि मुझे कम से कम ये सुकून मिल जाए कि हाँ, मेरे किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी मुझसे और वो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाया.
मेरी यही तमन्ना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हों, मेरा पढ़ाया सही तरीका लगता हो, तो आप मुझसे कम्युनिकेट अपने कमेंट से ही कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक कमेंट ज़रूर डिज़र्व करता हूँ आपका, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से कराया जा रहा है सब कुछ है। और हमारी जो वेबसाइट है उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं, सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन के लिए जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको वो सब करना है, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।